जय हिंद साथियों, आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल आपन रामनगरी में ढेर सारा स्वागत है। साथियों, आज हम लोग राज्य विधानमंडल के बारे में बातचीत करेंगे। स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल का अपने संविधान के भाग संख्या 6 के अनुच्छेद 168 से लेकर के अनुच्छेद 212 तक राज्य विधानमंडल के गठन, कार्यकाल, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार तथा शक्तियों आदि के बारे में विस्तारपूर्वक वर्णन है। यद्यपि ये सभी संसद के अनुरूप ही हैं, फिर भी इनमें कुछ अंतर पाए जाते हैं। राज्य विधानमंडल के गठन में कोई एक रूपता नहीं है। अधिकतर राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है, जबकि कुछ में दो सदनीय है। वर्तमान में 2019 तक केवल 6 राज्यों में 2 सदन हैं। ये हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ये 6 राज्य हैं जहाँ के विधानमंडल में 2 सदन है। जम्मू और कश्मीर में विधान परिषद को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया था। इसके पहले जम्मू कश्मीर में भी 2 सदन की व्यवस्था थी। तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम 2010 लागू ही नहीं हुआ। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद की स्थापना आंध्र प्रदेश विधान परिषद अधिनियम 2005 द्वारा की गई। 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम में मध्य प्रदेश के लिए भी विधान परिषद की स्थापना का उपबंध किया गया था तथा इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा एक अधिसूचना जारी की जानी थी, जो अभी तक जारी नहीं की गई है। इसलिए अभी तक मध्य प्रदेश में एक सदनीय विधानमंडल ही है। 22 राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है। राज्य विधानमंडल में राज्यपाल एवं विधानसभा शामिल होते हैं। जिन राज्यों में 2 सदन की व्यवस्था है, वहाँ विधानमंडल में राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा होते हैं। विधान परिषद उच्च सदन अर्थात द्वितीय सदन या वरिष्ठों का सदन होता है, जबकि विधानसभा निचला सदन, पहला सदन और लोकप्रिय सदन होता है। संविधान में राज्य में विधान परिषद के गठन एवं विघटन करने की व्यवस्था है। संसद एक विधान परिषद को यदि पहले से है तो विघटित कर सकती है और यदि पहले से नहीं है तो इसका गठन कर सकती है, यदि संबंधित राज्य की विधानसभा इस संबंध में संकल्प पारित करे। इस तरह का कोई विशेष प्रस्ताव राज्य विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित होना अनिवार्य होता है। यह बहुमत कुल मतों एवं उपस्थित सदस्यों के 2/3 से कम नहीं होना चाहिए। संसद का यह अधिनियम अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों हेतु संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा और सामान्य विधान की तरह अर्थात साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा। संविधान सभा ने राज्य में दूसरे सदन के विचार की आलोचना इस आधार पर की कि यहाँ जनता का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, यह विधायी कार्यों में विलंब करेगा और संस्था बहुत खर्चीली होगी। इसी कारण से यह उपबंध किया गया है कि यदि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना अथवा गठन करना है तो उस राज्य को अपनी इच्छा व आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना होगा। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में 1957 में विधान परिषद का गठन किया गया और उसी तरह 1985 में इसे समाप्त कर दिया गया। पुनः 2007 में आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश विधान परिषद अधिनियम 2005 को लागू करने के बाद पुनर्जीवित किया गया। तमिलनाडु विधान परिषद को 1986 में ही समाप्त कर दिया गया और पंजाब एवं पश्चिम बंगाल की विधान परिषद को 1969 में
1969 में समाप्त कर दिया गया। विधानसभा का गठन। विधानसभा के प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष मतदान से वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इनकी अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 तय की गई है। इसका अर्थ है कि 60 से 500 के बीच ही यह संख्या राज्य की जनसंख्या एवं इसके आधार पर निर्भर है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एवं गोवा के मामले में यह संख्या 30 तय की गई है एवं मिजोरम एवं नागालैंड के मामले में क्रमशः 40 एवं 46। इसके अलावा सिक्किम और नागालैंड विधानसभा के कुछ सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से भी चुने जाते हैं। नामित सदस्य। राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को नामित कर सकता है यदि इस समुदाय का प्रतिनिधि विधानसभा में पर्याप्त नहीं हो। मूलतः यह उपबंध 10 वर्षों 1960 तक के लिए ही था, लेकिन इसे हर बार 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 95वें संविधान संशोधन 2009 में इसे 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र। विधानसभा के लिए होने वाले प्रत्यक्ष निर्वाचन पर नियंत्रण के लिए हर राज्य को क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर बांट दिया गया है। इन चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण राज्य को आवंटित सीटों की संख्या को जनसंख्या के अनुपात से तय किया जाता है। दूसरे शब्दों में, संविधान में यह सुनिश्चित किया गया कि राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को समान प्रतिनिधित्व मिले। जनसंख्या का अभिप्राय वह पिछली जनगणना है जिसकी सूची प्रकाशित की गई है। प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्निर्धारण किया जाता है। प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्निर्धारण होगा कि प्रत्येक राज्य के विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से सीटों का निर्धारण व हर राज्य का निर्वाचन क्षेत्रों के हिसाब से विभाजन। संसद को इस बात का अधिकार है कि वह संबंधित मामले का निर्धारण करे। इसी उद्देश्य के तहत 1952, 1962, 1972 और 2002 में संसद ने परिसीमन आयोग अधिनियम पारित किए। 1976 के 42वें संशोधन में विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों को 1971 के आधार पर वर्ष 2000 तक के लिए निश्चित कर दिया गया। पुनर्निर्धारण पर यह प्रतिबंध अगले 25 वर्षों 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। 2001 के 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसी तरह जनसंख्या मापने को भी तय कर दिया गया। परिषद का गठन। विधानसभा सदस्यों के विपरीत विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। परिषद में अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 निश्चित है। इसका मतलब संबंधित राज्य में विधान परिषद सदस्य की संख्या विधानसभा के आकार पर निर्भर करती है। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि प्रत्यक्ष निर्वाचित सदन अर्थात विधानसभा का प्रभुत्व राज्य के मामलों में बना रहे। यद्यपि संविधान ने परिषद की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या तय कर दी है, इसकी वास्तविक संस्था का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। परिषद के निर्वाचन पद्धति विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगर पालिका आदि से चुने जाते हैं। 1/3 व 1/12 सदस्यों को राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातक निर्वाचित करते हैं।
उस राज्य में निवास करने वाले स्नातकों की संख्या, जिनको स्नातक किए हुए 3 वर्ष हो गया हो, ऐसे लोग अपना प्रतिनिधि उच्च सदन के लिए अर्थात विधान परिषद के लिए निर्वाचित करते हैं। 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनते हैं, लेकिन ये अध्यापक माध्यमिक स्कूलों से कम के नहीं होने चाहिए। इसी तरह से 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, अर्थात विधायकों के द्वारा 1/3 1/3 सदस्यों का चुनाव विधायकों के द्वारा किया जाता है। बाकी बचे हुए सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा उन लोगों के बीच से किया जाता है जिन्हें साहित्य, ज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा का विशेष ज्ञान व व्यवहारिक अनुभव हो। इस तरह विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और 1/6 को राज्यपाल नामित करता है। सदस्य एकल संक्रमणीय मत के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से चुने जाते हैं। राज्यपाल द्वारा नामित सदस्यों को किसी भी स्थिति में अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। विधान परिषद के गठन की यह प्रक्रिया संविधान में अस्थायी है, न कि अंतिम। संसद इसको बदलने और सुधारने के लिए अधिकृत है। हालांकि अभी तक संसद ने ऐसी कोई विधि नहीं बनाई है। दोनों सदनों का कार्यकाल। विधानसभा का कार्यकाल लोकसभा की तरह विधानसभा भी निरंतर चलने वाला सदन नहीं है। आम चुनाव के बाद पहली बैठक से लेकर इसका सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इस काल के समाप्त होने पर विधानसभा स्वतः विघटित हो जाती है। हालांकि इसे किसी भी समय विघटित करने के लिए राज्यपाल अधिकृत हैं, इसके 5 वर्ष पूरे होने के पहले भी, ताकि ना चुनाव हो सके। राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक समय में 1 वर्ष तक के लिए कितने भी समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। हालांकि यह विस्तार आपातकाल खत्म होने के 6 महीने से अधिक तक नहीं हो सकता है, अर्थात आपातकाल खत्म होने के 6 महीने के भीतर विधानसभा का दोबारा निर्वाचन हो जाना चाहिए। विधान परिषद का कार्यकाल। राज्यसभा की तरह विधान परिषद एक सतत सदन है, यानी कि अस्थायी अंग जो विघटित नहीं होता है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। इस तरह एक सदस्य 6 वर्ष के लिए सदस्य बनता है। खाली पदों को नए चुनाव और नामांकन राज्यपाल द्वारा हर तीसरे वर्ष के प्रारंभ में भरा जाता है। सेवानिवृत्त सदस्य भी पुनः चुनाव और दोबारा नामांकन हेतु योग्य होते हैं। राज्य विधानमंडल की सदस्यता व उनकी योग्यताओं के बारे में हम लोग बात कर लें। सबसे पहले उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। वह विधान परिषद के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत संसद ने कुछ योग्यताएं निश्चित की हैं, जिनमें विधान परिषद में निर्वाचित होने वाला व्यक्ति विधानसभा का निर्वाचक होने की अर्हता रखता हो, योग्यता रखता हो, और उसमें राज्यपाल द्वारा नामित होने के लिए संबंधित राज्य का निवासी होना अनिवार्य है। विधानसभा सदस्य बनने वाला व्यक्ति संबंधित राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता भी होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के
सीट पर चुनाव लड़ने के लिए किसी भी व्यक्ति को अनुसूचित जाति अथवा जनजाति का सदस्य होना चाहिए। निरर्हताएं। किन परिस्थितियों में कोई सदस्य अयोग्य घोषित किया जा सकता है? संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति राज्य विधान परिषद या विधानसभा के लिए चुने जाने और इसकी सदस्यता से अयोग्य माना जाएगा यदि वह केंद्र या राज्य सरकार के मंत्री या राज्य विधानमंडल से छूट प्राप्त कोई अन्य कार्यकाल तहत किसी लाभ के पद पर हो। दूसरा, यदि वह विकृत चित्त हो अर्थात मानसिक रूप से ठीक ना हो या सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान हो। तीसरा, यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया हो, यदि वह भारत का नागरिक ना हो या उसने विदेश में कहीं नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली हो या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुशक्ति को स्वीकार किए हुए हो। यदि संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अयोग्य करार दिया गया हो। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत संसद ने कुछ अतिरिक्त निरर्हताएं निर्धारित की हैं। ये संसद के समान ही हैं। वह चुनाव में किसी प्रकार के भ्रष्ट आचरण अथवा चुनावी अपराध का दोषी नहीं पाया गया हो, उसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया हो जिसके लिए उसे 2 या अधिक वर्षों की कैद की सज़ा मिली हो, लेकिन किसी व्यक्ति का किसी निरोधात्मक कानून के अंतर्गत निरुद्ध करना अयोग्यता नहीं मानी जाएगी। वह निर्धारित समय सीमा के अंदर चुनावी खर्च संबंधित विवरण प्रस्तुत करने में विफल नहीं रहा हो, उसका किसी सरकारी ठेके कार्य अथवा सेवाओं में कोई रुचि ना हो, वह किसी ऐसे निगम में लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हो अथवा उसका निदेशक या प्रबंधकीय एजेंट ना हो जिसमें सरकार की कम से कम 25% हिस्सेदारी हो। वह भ्रष्टाचार अथवा सरकार के प्रति विश्वासघात के कारण सरकारी सेवा से हटाया ना गया हो। उसे विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य बढ़ाने अथवा घूसखोरी के अपराध में दोषी न ठहराया गया हो। उसे अस्पृश्यता, दहेज तथा सती प्रथा आदि जैसे सामाजिक अपराधों में संलिप्तता अथवा इन्हें बढ़ावा देने के लिए दंडित न किया गया। इन अयोग्यताओं के संबंध में, निरर्हताओं के संबंध में किसी सदस्य के प्रति यदि प्रश्न उठे तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा। हालांकि इस मामले में वह चुनाव आयोग की सलाह लेकर काम करता है। दल बदल के आधार पर निरर्हता अर्थात अयोग्यता। संविधान में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति 10वीं अनुसूची के उपबंधों के अंतर्गत दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्य होता है तो वह राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य होगा। 10वीं अनुसूची के तहत यदि निरर्हता का मामला उठे तो विधान परिषद के मामले में सभापति एवं विधानसभा के मामले में विधानसभा अध्यक्ष फैसला लेगा, न कि राज्यपाल। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि सभापति अथवा अध्यक्ष का फैसला न्यायिक समीक्षा की परिधि में आता है। शपथ एवं प्रतिज्ञान। विधानमंडल के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य सदन में सीट ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या उसके द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा। इस शपथ में विधानमंडल का सदस्य प्रतिज्ञा करता है कि वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा, भारत की प्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा, प्रदत्त कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करेगा। बिना शपथ लिए कोई भी सदस्य सदन में ना तो मत दे सकता है और ना ही कार्यवाही में भाग ले सकता है।
एक व्यक्ति यदि सदन में सदस्य की तरह बैठता है और मतदान करता है तो उस पर प्रतिदिन 500 रुपये जुर्माना लगेगा। शपथ या प्रतिज्ञान लेने से पहले या जब वह ये जानता हो कि वह अर्हक नहीं है या इसकी सदस्यता के लिए अयोग्य है, जब वह संसद या विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि के तहत सदन में बैठने या मत देने से प्रतिबंधित हो। विधानमंडल के सदस्यों को समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ते मिलते रहते हैं। स्थानों का रिक्त होना, किन परिस्थितियों में इनका स्थान रिक्त होता है? नंबर 1, दोहरी सदस्यता। एक व्यक्ति एक समय में विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों के लिए निर्वाचित होता है तो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि के उपबंधों के तहत एक सदन से उसकी सीट रिक्त हो जाएगी। नंबर 2, निरअर्हता। राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य यदि निरह अयोग्य पाया जाता है तो उसका पद स्वतः रिक्त हो जाएगा। नंबर 3 है त्याग पत्र। कोई सदस्य अपना लिखित इस्तीफा विधान परिषद के मामले में सभापति व विधानसभा के मामले में विधानसभा अध्यक्ष को दे सकता है। त्याग पत्र स्वीकार होने पर उसका पद रिक्त हो जाएगा। नंबर 4 है अनुपस्थिति। यदि कोई सदस्य बिना पूर्व अनुमति के 60 दिन तक बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके पद को रिक्त घोषित कर सकता है। अगला अन्य मामले हैं जिनमें किसी सदस्य का पद तब रिक्त हो सकता है जब वह न्यायालय द्वारा उसके निर्वाचन को अमान्य ठहरा दिया जाए, यदि उसे सदन से निष्कासित कर दिया जाए, यदि वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो जाए, यदि वह किसी राज्य का राज्यपाल निर्वाचित हो जाए। विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों में राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन का अपना पीठासीन अधिकारी होता है। विधानसभा के लिए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और विधान परिषद के लिए सभापति एवं उपसभापति होते हैं। विधानसभा के लिए सभापति का पैनल एवं विधान परिषद के लिए उपाध्यक्ष उपसभाध्यक्ष का पैनल भी नियुक्त होता है। सबसे पहले हम लोग विधानसभा अध्यक्ष के बारे में चर्चा कर लें, जिसे स्पीकर भी कहा जाता है। विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों के बीच से ही अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। सामान्यतः विधानसभा के कार्यकाल तक अध्यक्ष का पद होता है। हालांकि कुछ ये 3 मामलों में वो अपना पद रिक्त करता है। यदि उसकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाए या यदि वह उपाध्यक्ष को अपना लिखित त्यागपत्र दे दे या विधानसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटा दिया जाए। इस तरह का कोई प्रस्ताव केवल 14 दिन के पूर्व सूचना के बाद ही लाया जा सकता है। अध्यक्ष की निम्नलिखित शक्तियां एवं कार्य होते हैं, जिनमें सबसे पहला कार्यवाही एवं अन्य कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए वह व्यवस्था एवं शिष्टाचार बनाए रखता है। यह उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है और इस संबंध में उसकी शक्तियां अंतिम होती हैं। वह प्रक्रिया है भारत के संविधान का सभा के नियमों एवं कार्य संचालन की कार्यवाही में विधान में इसकी पूर्व परंपराओं का के उपबंधों का अंतिम व्याख्या करता है। नंबर 3, कोरम की अनुपस्थिति में वह विधानसभा की बैठक को स्थगित या निलंबित कर सकता है। प्रथम मामले में वह मत नहीं देता है, लेकिन बराबर मत होने की स्थिति में वह निर्णायक मत दे सकता है। सदन के नेता के आग्रह पर वह गुप्त बैठक को अनुमति प्रदान कर सकता है। वह इस बात का निर्णय करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं। इस प्रश्न पर उसका निर्णय अंतिम होगा। 10वीं अनुसूची के उपबंधों के आधार पर किसी सदस्य की अयोग्यता को लेकर उठे किसी विवाद पर फैसला देता है। वह विधानसभा की सभी समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है और उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करता है।
वह स्वयं कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति एवं सामान्य उद्देश्य समिति का अध्यक्ष होता है। विधानसभा अध्यक्ष के बाद विधानसभा उपाध्यक्ष के पद की व्यवस्था है। अध्यक्ष की तरह ही विधानसभा के सदस्य उपाध्यक्ष का चुनाव भी अपने बीच से ही करते हैं। अध्यक्ष का चुनाव संपन्न होने के बाद उसे निर्वाचित किया जाता है। अध्यक्ष की तरह ही उपाध्यक्ष भी सदन के कार्यकाल तक पद पर बना रहता है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके सभी कार्यों को करता है। यदि विधानसभा सत्र के दौरान अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो वह उसी तरह कार्य करता है। दोनों मामलों में उसकी शक्तियां अध्यक्ष के समान रहती हैं। विधानसभा अध्यक्ष सदस्यों के बीच से सभापति पैनल का गठन करता है। उनमें से कोई भी एक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभा की कार्यवाही संपन्न कराता है। जब वह पीठासीन होता है तो वह उस समय उसे अध्यक्ष के समान अधिकार प्राप्त होते हैं। वह सभापति के लिए नए पैनल के गठन तक कार्यरत रहता है। विधानसभा अध्यक्ष के बाद विधान परिषद के सभापति के बारे में हम लोग बात करें। विधान परिषद के सदस्य अपने बीच से ही सभापति को चुनते हैं। सभापति 3 परिस्थितियों में अपने पद को छोड़ सकता है। नंबर 1, यदि उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए। नंबर 2, यदि वह उपसभापति को लिखित त्याग पत्र दे दे। नंबर 3, यदि विधान परिषद में उपस्थित तत्कालीन सदस्य बहुमत से उसे हटाने का संकल्प पास कर दें। इस तरह का प्रस्ताव 14 दिनों के पूर्व सूचना के बाद ही लाया जा सकता है। उसे हटाने का संकल्प पीठासीन अधिकारी के रूप में परिषद के सभापति की शक्तियां एवं कार्य विधानसभा के अध्यक्ष की तरीके से समान होती हैं। हालांकि सभापति को एक विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है जो कि विधानसभा अध्यक्ष को है। विधानसभा अध्यक्ष यह तय करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं। उसका फैसला अंतिम होता है। विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति के वेतन भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इन्हें राज्य की संचित निधि पर भारित किया जाता है। इसलिए इन पर राज्य विधानमंडल द्वारा वार्षिक मतदान नहीं किया जा सकता। विधान परिषद का उपसभापति सभापति की तरह ही उपसभापति को भी परिषद के सदस्य अपने बीच से चुनते हैं। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति ही कार्यभार संभालता है। परिषद की बैठक के दौरान सभापति के न होने पर वह उसी की तरह काम करता है। दोनों ही मामलों में उसकी शक्तियां सभापति के समान होती हैं। सभापति सदस्यों के बीच से ही उपसभाध्यक्षों की सूची तैयार करता है। सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में उनमें से कोई भी कार्यभार संभालता है। वह उपसभाध्यक्षों की नई सूची तक कार्य करते हैं। राज्य विधानमंडल के सत्र के बारे में बात किया जाए। सबसे पहले सत्र आहूत करना। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को राज्यपाल समय समय पर बैठक का बुलावा भेजता है। दोनों सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। राज्य विधानमंडल को एक वर्ष में कम से कम 2 बार मिलना चाहिए। एक सत्र में विधानमंडल की कई बैठकें हो सकती हैं। स्थगन। बैठक को किसी समय विशेष के लिए स्थगित भी किया जा सकता है। यह समय घंटों, दिनों या हफ्तों का भी हो सकता है। अनिश्चितकाल स्थगन का मतलब है कि चालू सत्र को अनिश्चित काल तक के लिए समाप्त कर देना। इन दोनों तरह के स्थगन का अधिकार सदन के पीठासीन अधिकारी को होता है। सत्रावसान। पीठासीन अधिकारी, जिनमें विधानसभा अध्यक्ष अथवा सभापति हैं, कार्य संपन्न होने पर सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगन की घोषणा करते हैं। इसके कुछ दिन बाद राष्ट्रपति
राज्यपाल सत्रावसान की अधिसूचना जारी करता है। हालांकि सत्र के बीच में राज्यपाल सत्रावसान की घोषणा कर सकता है। स्थगन के विपरीत सत्रावसान सदन के सत्र को समाप्त करता है। विघटन। एक अस्थायी सदन के होने के नाते विधान परिषद कभी विघटित नहीं हो सकती। सिर्फ विधानसभा ही विघटित हो सकती है। सत्रावसान के विपरीत विघटन के वर्तमान सदन का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और आम चुनाव के बाद नए सदन का गठन होता है। विधानसभा के विघटित होने पर विधेयकों के खारिज होने को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जिनमें नंबर 1, विधानसभा में लंबित विधेयक समाप्त हो जाता है, चाहे मूल रूप से यह विधानसभा द्वारा प्रारंभ किया गया हो या फिर इसे विधान परिषद द्वारा भेजा गया हो। नंबर 2, विधानसभा द्वारा यह पारित विधेयक लेकिन विधान परिषद में है। नंबर 3, ऐसा विधेयक जो विधान परिषद में लंबित हो लेकिन विधानसभा द्वारा पारित ना हो को भी खारिज किया जा सकता है। नंबर 4, ऐसा विधेयक जो विधानसभा द्वारा पारित हो, एक सदनीय विधानमंडल वाले राज्य में या दोनों सदनों द्वारा पारित हो, बहुसदनीय व्यवस्था वाले राज्य में, लेकिन राज्यपाल या राष्ट्रपति की स्वीकृति के कारण रुका हुआ हो, को भी खारिज नहीं किया जा सकता। ऐसा विधेयक जो विधानसभा द्वारा पारित हो, एक सदनीय विधानमंडल वाले राज्य में या दोनों सदनों वाले विधानमंडलीय व्यवस्था में पारित हो, तो सदन के पास पुनर्विचार हेतु लौटाया गया हो, को समाप्त नहीं किया जा सकता। कोरम अर्थात गणपूर्ति। किसी भी कार्य को करने के लिए उपस्थित सदस्यों की एक न्यूनतम संख्या को हम कोरम कहते हैं। यह सदन में 10 सदस्य या कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा पीठासीन अधिकारी सहित होता है। अर्थात उपस्थित कुल सदस्यों स्वीकृत कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा 1/10, इनमें से जो भी ज़्यादा हो। यदि सदन की बैठक के दौरान कोरम ना हो तो यह पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य है कि सदन को स्थगित करे या कोरम पूरा होने तक सदन को स्थगित रखे। सदन में मतदान। किसी भी सदन की बैठक में सभी मामलों को उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पर तय किया जाता है। इसमें पीठासीन 5 अधिकारी का मत सम्मिलित नहीं होता है। केवल कुछ मामले जिन्हें विशेष रूप से संविधान में तय किया गया है, जैसे विधानसभा अध्यक्ष को हटाना या विधान परिषद के सभापति को हटाना, इनमें सामान्य बहुमत के बजाय विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। पीठासीन अधिकारी विधानसभा अध्यक्ष या विधान परिषद के मामले में सभापति पहले मामले में मत नहीं दे सकते, लेकिन बराबर मतों की स्थिति में निर्णायक मत दे सकते हैं। विधानमंडल में भाषा। विधानमंडल में कामकाज संपन्न कराने के लिए कार्यप्रणाली व कार्यालयी भाषा उस राज्य के लिए हिंदी अथवा अंग्रेजी की घोषणा करता है। हालांकि पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने के लिए अनुमति दे सकता है। राज्य विधानमंडल यह निर्णय लेने को स्वतंत्र है कि सदन में अंग्रेजी भाषा को जारी रखा जाए या नहीं। ऐसा वह संविधान के प्रारंभ होने के 15 वर्ष बाद 1965 से तक के लिए कर सकता। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के मामले में यह समय सीमा 25 वर्ष है और अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम के मामले में 40 वर्ष। सदन का सदस्य होने के नाते प्रत्येक मंत्री एवं महाधिवक्ता को यह अधिकार है कि वह सदन की कार्यवाही में भाग ले, बोले एवं सदन से संबंधित समिति जिसके लिए वह सदस्य के रूप में नामित है, वोट देने के अधिकार के बिना भी भाग ले। विधानसभा से समानता।
कुछ मामलों में परिषद की शक्तियों एवं स्थिति को विधानसभा के बराबर माना जा सकता है, जिनमें नंबर 1 साधारण विधेयकों को पुनः स्थापित और पारित करना। यद्यपि दोनों सदनों के बीच असहमति की स्थिति में विधानसभा ज़्यादा प्रभावी होती है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की स्वीकृति। मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों के चयन के मामले में संविधान के अंतर्गत मुख्यमंत्री सहित अन्य सभी मंत्रियों को विधानमंडल के किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। जैसे अपनी सदस्यता के बावजूद वह केवल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संवैधानिक निकायों जैसे राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों पर विचार करना, राज्य लोक सेवा आयोग के न्याय क्षेत्र में वृद्धि करना, राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार। राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकारों को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक, जिन्हें राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन द्वारा संयुक्त रूप से प्राप्त किया जाता है। दूसरा, जिन्हें सदस्य व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करते हैं। सामूहिक विशेषाधिकार। प्रत्येक सदन को मिलने वाले सामूहिक विधानमंडलीय विशेषाधिकार इस प्रकार हैं, जिनमें सबसे पहले इसे यह अधिकार है कि यह अपने प्रतिवेदनों, वाद विवादों और कार्यवाहियों को प्रकाशित करे, और यह अधिकार भी है कि अन्य को इसके प्रकाशन से प्रतिबंधित करे। यह अपरिचितों को इसकी कार्यवाहियों से अपवर्जित कर सकती है और कुछ महत्वपूर्ण मामलों में गुप्त बैठक भी कर सकती है। यह अपने प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में विनियमित कर सकती है और ऐसे मामलों पर निर्णय ले सकती है। यह भर्त्सना, फटकार या कारावास, सदस्यों के मामले में निलंबन या निष्कासन द्वारा विशेषाधिकारों के उल्लंघन या सभा की अवमानना के लिए सदस्यों सहित बाह्य व्यक्तियों को दंडित कर सकती है। इसे सदस्य के पकड़े जाने, गिरफ्तार होने, दोष सिद्धि, कारावास और छोड़े जाने के संबंध में तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। यह जांच प्रारंभ कर सकती है और साक्षियों को उपस्थित होने का आदेश दे सकती है और संगत पत्रों और रिकॉर्डों को भेज सकती है। न्यायालय सभा या इसकी समितियों की जांच नहीं कर सकती। पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार और किसी विधिक प्रक्रिया, सिविल या आपराधिक, को सभा परिसर में नहीं किया जा सकता। ये था सामूहिक विशेषाधिकार। इसके बाद आता है व्यक्तिगत विशेषाधिकार। विधानमंडल सदस्य को मिलने वाले व्यक्तिगत विशेषाधिकार इस प्रकार हैं, जिनमें नंबर 1, उन्हें सदन चलने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यह छूट केवल सिविल मामले में है, आपराधिक या प्रतिबंधित निषेध मामलों में नहीं है। राज्य विधानमंडल में उन्हें बोलने की स्वतंत्रता है। इसके द्वारा किसी कार्यवाही या समिति में दिए गए मत या विचार को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह स्वतंत्रता संविधान के उपबंधों और राज्य विधानमंडल की प्रक्रिया का विनियमन करने के लिए नियमों और अस्थायी आदेशों के अनुरूप है। वह न्यायिक सेवाओं से मुक्त होते हैं। जब सदन चल रहा हो, वह साक्ष्य देने या किसी मामले में बतौर गवाह उपस्थित होने से इनकार कर सकते हैं। साथियों, इस प्रकार हम लोग विधान मंडल के कार्य व उसकी शक्तियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। एक महत्वपूर्ण जानकारी छूट जा रही थी। विधानमंडल में जो विधायी प्रक्रिया होती है, उनमें
प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों के बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लें। विधेयक का प्रारंभिक सदन। एक साधारण विधेयक विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकता है। बहुसदनीय विधानमंडल व्यवस्था के अंतर्गत ऐसा कोई भी विधेयक या तो मंत्री द्वारा या किसी अन्य सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जाएगा। विधेयक प्रारंभिक सदन में 3 स्तरों से गुजरता है। नंबर 1 है प्रथम पाठन, नंबर 2 है द्वितीय पाठन, नंबर 3 है तृतीय पाठन। प्रारंभिक सदन से विधेयक के पारित होने के बाद इसे दूसरे सदन में विचारार्थ और पारित करने हेतु भेजा जाता है। जब विधानमंडल के दोनों सदन इसे इसके मूल रूप में या संशोधित कर पारित करते हैं तो इसे पारित माना जाता है। एक सदनीय व्यवस्था वाले विधानमंडल में इसे पारित कर सीधे राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। दूसरे सदन में विधेयक। दूसरे सदन में भी विधेयक उन तीनों स्तरों के बाद पारित होता है जिन्हें प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन एवं तृतीय पाठन कहा जाता है। कोई विधेयक विधानसभा से पारित होने के बाद विधान परिषद में भेजा जाता है तो वहाँ 3 विकल्प होते हैं। उसे उसी रूप में अर्थात बिना संशोधन के पारित कर दिया जाए। नंबर 2, कुछ संशोधनों के बाद पारित कर विचारार्थ इसे विधानसभा को वापस कर दिया जाए। नंबर 3, विधेयक को अस्वीकृत कर दिया जाए। नंबर 4, इस पर कोई कार्यवाही ना की जाए और विधेयक को लंबित रखा जाए। यदि परिषद बिना संशोधन के विधेयक को पारित कर दे या विधानसभा उसके संशोधनों को मान ले तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है, जिसे राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त यदि विधानसभा विधान परिषद के सुझावों को अस्वीकृत कर दे या परिषद ही विधेयक को अस्वीकृत कर दे या परिषद 3 महीने तक कोई कार्यवाही ना करे तब विधानसभा फिर से इसे पारित कर परिषद को भेज सकती है। यदि परिषद दोबारा विधेयक को अस्वीकृत कर दे या उसे उन संशोधनों के साथ पारित कर दे जो विधानसभा को अस्वीकार हो या 1 माह के भीतर पास ना करे तब इसे दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है, क्योंकि विधानसभा ने इसे दूसरी बार पारित कर दिया है। इस तरह साधारण विधेयक पारित करने के संदर्भ में विधानसभा को विशेष शक्ति प्राप्त है। ज़्यादा से ज़्यादा परिषद एक विधेयक को 4 माह के लिए रोक सकती है, पहली बार में 3 माह के लिए और दूसरी बार में 1 माह के लिए। संविधान में किसी विधेयक पर असहमति होने के मामले में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं रखा गया है। दूसरी ओर किसी साधारण विधेयक को पास कराने के लिए लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। इसके अलावा यदि कोई विधेयक विधान परिषद में निर्मित हो और उसे विधानसभा अस्वीकृत कर दे तो विधेयक समाप्त हो जाता है। इस प्रकार विधान परिषद को केंद्र में राज्यसभा की तुलना में कम अधिकार और महत्व दिया गया है। राज्यपाल की स्वीकृति। विधानसभा या द्विसदनीय व्यवस्था में दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद प्रत्येक विधेयक राज्यपाल के समक्ष स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं, जिनमें नंबर 1, वह विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दे। नंबर 2, वह विधेयक को अपनी स्वीकृति देने से रोके रखे। नंबर 3, वह सदन या सदनों के पास विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज दे। और चौथा है, वह राष्ट्रपति के विचारण के लिए विधेयक को सुरक्षित रख ले। यदि राज्यपाल विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दे तो विधेयक फिर अधिनियम बन जाएगा और यह संविधि की पुस्तक में दर्ज हो जाता है। यदि राज्यपाल विधेयक को रोक लेता है तो विधेयक समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बनता है। यदि राज्यपाल विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजता है और दोबारा सदन या सदनों द्वारा इसे पारित कर दिया जाता है एवं पुनः राज्यपाल
के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो राज्यपाल को उससे मंजूरी देना अनिवार्य हो जाता है। इस तरह राज्यपाल के पास वैकल्पिक वीटो होता है। यही स्थिति केंद्रीय स्तर पर भी है। राष्ट्रपति की स्वीकृति। यदि कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखा जाता है तो राष्ट्रपति या तो अपनी स्वीकृति दे देते हैं या उसे रोक सकते हैं या विधानमंडल के सदन या सदनों को पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकते हैं। 6 माह के भीतर इस विधेयक पर पुनर्विचार आवश्यक है। यदि विधेयक को उसके मूल रूप में या संशोधित कर दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति इस विधेयक को मंजूरी दे या ना दे। धन विधेयक। संविधान में राज्य विधानमंडल द्वारा धन विधेयक को पारित करने में विशेष प्रक्रिया निहित है। धन विधेयक विधान परिषद में नहीं पेश किया जा सकता। यह केवल विधानसभा में ही राज्यपाल की सिफारिश के बाद पुनः स्थापित किया जा सकता है। इस तरह का कोई भी विधेयक सरकारी विधेयक होता है और सिर्फ एक मंत्री द्वारा ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। विधानसभा द्वारा पारित होने के बाद एक धन विधेयक को विधान परिषद को विचारार्थ भेजा जाता है। विधान परिषद के पास धन विधेयक के संबंध में प्रतिबंधित शक्तियां हैं। वह ना तो इसे अस्वीकार कर सकती है, ना ही इसमें संशोधन कर सकती है। वह केवल सिफारिश कर सकती है और 14 दिनों में विधेयक को लौटाना भी होता है। विधानसभा इसके सुझावों को स्वीकार भी कर सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है। यदि विधानसभा किसी सिफारिश को मान लेती है तो विधेयक पारित मान लिया जाता है। यदि वह कोई सिफारिश नहीं मानती है तब भी इसे मूल रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। यदि विधान परिषद 14 दिनों के भीतर विधानसभा को विधेयक न लौटाए तो इसे दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। इस तरह एक धन विधेयक के मामले में विधान परिषद के मुकाबले विधानसभा को ज़्यादा अधिकार प्राप्त हैं। विधान परिषद इस विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। अंततः जब एक धन विधेयक राज्यपाल के समक्ष पेश किया जाता है तब वह इस पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, इसे रोक सकता है या राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है, लेकिन राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। सामान्यतः राज्यपाल उस विधेयक को स्वीकृति दे ही देता है जो उसकी पूर्व अनुमति के बाद लाया जाता है। जब कोई धन विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए सुरक्षित रखा जाता है तो राष्ट्रपति या तो इसे स्वीकृति दे देता है या इसे रोक सकता है, लेकिन इसे राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। साथियों, हम लोग राज्य विधानमंडल के गठन, कार्य एवं शक्तियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एक अच्छी जानकारी राज्य विधानमंडल के संबंध में, विधान परिषद व विधानसभा के संबंध में प्राप्त होगी। साथियों, आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में साझा करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।